हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने भेजी हैं वो आपको सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया है। उसमें आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। अब वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में हमने दो तरह की सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर स्टडी करना है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में एक तो हमने करना है न्यू इशू मार्केट से रिलेटेड, जिसे कि प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, और दूसरी हमने इसके अंदर करनी है सिक्योरिटी मार्केट मीन सेकेंडरी मार्केट, जो आपकी है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। दोबारा से मैं बताती हूँ, जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं उसके अंदर आपने दो तरह की मार्केट करनी है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी। और जो प्राइमरी मार्केट होती है उसे न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है, और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है उसे एज अ स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। अब बात आती है कि जो आपकी प्राइमरी मार्केट, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में, न्यू इशू मार्केट के बारे में। वो कहता है जो प्राइमरी मार्केट होती है वो क्या मार्केट होती है। वो कहता है प्राइमरी मार्केट जो मार्केट है वो एक लॉन्ग टर्म फंड मार्केट बोली जाती है, और इस मार्केट को कंप्राइज किया जाता है इंडिविजुअल, कोई भी है इंस्टीट्यूशन, और मैकेनिज्म, सर्विसेज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन रेजिंग द कैपिटल्स फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई भी नई कंपनी हो, कोई भी पुरानी कंपनी हो, अगर किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट को पैसे की ज़रूरत है तो वो इस प्राइमरी मार्केट के थ्रू न्यू इशू कर मार्केट में एंटर कर सकता है और अपने फंड्स को रेज कर सकता है, अपने फंड्स को बढ़ा सकता है। उसके बाद वो कहता है इंडिविजुअल और द हाउस होल्ड with surplus money invest their saving in exchange for the shares, debentures and security for such companies and government। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या हाउस होल्ड्स होते हैं जिनके पास सरप्लस में पैसा होता है, वो अपने इस पैसे को शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में, कंपनीज़ की, गवर्नमेंट की या कंपनीज़ की शेयर सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द इशूअर्स में बी इन अ न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग। जो इशू करने वाली है वो नई कंपनी भी हो सकती है और पुरानी कंपनी भी हो सकती है। और जो आपकी प्राइमरी मार्केट होती है वो सिर्फ आपकी न्यू शेयर्स में ही डील करती है, पुराने शेयर्स में नहीं डील करती, वो सिर्फ नए शेयर्स ही इशू करती है। These may be form of new floating, either publicity or the privately on the forms of right offers to the existing shareholder। वो कहता है कि जो आपके जो ये वाली सिक्योरिटीज़ हैं वो या तो आपकी पब्लिसिटी कर या प्राइवेटली आप किसी भी तरीके से राइट ऑफर कर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के थ्रू आप अपनी इन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करते हो। अब दोबारा से बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ कि जो न्यू इशू मार्केट होती है या आप प्राइमरी मार्केट बोलते हैं जिसे, वो एक लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। इसमें क्या है, जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आपकी कंपनी हाउस होल्ड होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा में सेविंग पड़ी होती हैं, वो अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उस पैसे से वो शेयर्स या डिबेंचर खरीदना चाहते हैं तो वो इस तरह की मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी प्राइमरी मार्केट होती है वो सिर्फ नए शेयर्स को इशू करने में ही डील करती है। इससे अलग जो आपका इशूअर होता है, जो इशू करने वाला होता है, वो पुराना भी हो सकता है और एक नई कंपनी भी हो सकती है। मीन एक पुरानी कंपनी भी अपने नए शेयर इशू कर सकती है और नई कंपनी तो करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब पुरानी हो या नई हो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो अपने शेयर इशू कर सकती है, लेकिन वो कंपनी उन शेयर्स को फर्स्ट टाइम ही इशू करेगी। मीन वो शेयर्स जो होंगे वो आपके न्यू शेयर्स होंगे, इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट बोला जाता है। ओल्ड शेयर्स को, मीन जो पुराने शेयर्स होते हैं, उनको यहाँ दोबारा से इशू नहीं किया जाता। ओके, अब वो कहता है करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एकदम नई मार्केट होती है, पहला जो इसका बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है। दूसरा वो कहता है इसमें जो फ्रेश फंड्स को रेज किया जाता है थ्रू दिस मार्केट। मीन अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है, तो आप इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन। इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती कि आप कितने शेयर इशू करेंगे, कितने नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जोग्राफिकली मीन्स कहाँ कहाँ इशू करेंगे, कहाँ नहीं। वो कहता है पूरे इंडिया में भी फैली होती है, पूरे वर्ल्ड में फैली होती है, इसका कोई जोग्राफिकल एरिया स्पेसिफाइड नहीं होता।
दिस मार्केट हैज़ नो टेंजिबल्स फॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इस तरह की मार्केट जो होती है वो घर बैठकर भी हो जाती है, मीन ऑनलाइन हो जाती है। इस तरह की कोई कंपनी या कोई ढांचा या कोई ऑफिस नहीं होता जहां से ये डील करे। इट हैज़ द रिकॉग्निशन ओनली बाय द सर्विस इट्स रेंडर। सिर्फ इसको इसके नाम से, इसकी सेवाओं से ही जाना जाता है, इसके अलावा इसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती। सेबी स्टॉक जो होती है स्टॉक एक्सचेंज, और जो सेबी होता है या कंपनी एक्ट जो होता है वो इसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखता है और उसी सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के और कंपनी एक्ट के ही रूल्स और रेगुलेशंस को जो आपकी NIM होती है फॉलो कर कर चलती है। दोबारा से एक बार ब्रीफ में कि ये जो मार्केट होती है ये सिर्फ नए शेयर्स को इशू करती है और वो कहाँ तक इशू करेगी उसका कोई एरिया जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता। इसके अंदर नई ही फ्रेश कैपिटल को ही रेज अप किया जाता है और इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या टेंजिबल या दिखने वाला सेटअप नहीं होता है। इसके अलावा इसकी पहचान सिर्फ इसकी सेवाओं से, जो ये सेवाएं देते हैं उससे की जाती है और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल आपका कंपनीज एक्ट या सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज का रहता है। उन्हें इसी कंपनी, इन्हीं के सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं जो ये NIM होती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये अपने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट आपका आता है ओरिजिनेशंस। ओरिजिनेशंस क्या होता है कि जो ये वाली NIM जो मार्केट होती है ये बिल्कुल नए सिरे से, मीन इसका जो काम होता है वो क्या करती है, इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, ये इशू करती है एक कंपनी के फिक्स प्राइस पर शेयर्स को, उस कितना साइज़ के शेयर्स को इशू करना है, कितने कब किस टाइम में करना है, उस पर इशू की टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, कौन से मेथड के थ्रू इशू करना है, क्योंकि मेथड्स भी होते हैं इसमें, आगे आप पढ़ोगे इसके 5-6 मेथड्स होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो वो कहता है जो आपकी ओरिजिनेशंस होता है, ओरिजिनेशंस के अंदर आपने इसमें क्या करना है कि जो ये इशू करने वाली मार्केट होती है वो आपकी हेल्प करती है, एक कंपनी की हेल्प करती है कि वो कैसे इनको इशू करेगा, कितनी मात्रा में करेगा और किस टाइम पर करेगा। दूसरा अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है, कमीशन होता है जो कि अंडरराइटर रिसीव करता है। मीन ए पर्सन हु एश्योर इज कॉल्ड द अंडरराइटर। मीन जब एक पर्सन किसी कंपनीज के या किसी पर्सन के शेयर्स को बिकवाने में या खरीदवाने में आपकी हेल्प करता है तो उसके बदले में वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट में कमीशन चार्ज करता है जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। और जो पर्सन ये देने की गारंटी देता है उसे अंडरराइटर बोला जाता है। और अंडरराइटिंग जो गारंटी सक्सेस ऑफ इशू और बेनिफिट्स द इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक, वो कहता है जो अंडरराइटिंग गारंटी होती है वो किसके लिए दी जाती है कि आपका जो शेयर का इशू है वो सक्सेसफुली हो जाए, आपको जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक की तरफ चली जाए। मीन आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी पब्लिक के अकॉर्डिंग हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को उस पर्सन तक पहुंचा जाते हैं जो खरीदना चाहता है। मीन एक कंज्यूमर कोई चीज़ एक प्रोड्यूसर कोई चीज़ बनाता है और जब उसको वो बेच देता है तभी वाकई में उसको प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किसका होता है, आपकी NIM मार्केट का होता है। क्योंकि जब तक आप अपने शेयर्स को प्रॉपर उस पर्सन तक, उस इन्वेस्टर तक नहीं पहुँचा जाते तब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं होता है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच इज़ रेंडर्ड बाय द ब्रोकर या सब ब्रोकर्स या डीलर इन अ सिक्योरिटी। ये जो सेवाएं होती हैं इसके लिए उन्हें एक इंटरमीडिएटर्स की ज़रूरत होती है, एक मिडल मैन की ज़रूरत होती है जो कि कंपनी से और इन्वेस्टर तक आपस में बातचीत कर कर बीच में कमीशन लेकर आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करवाता है, जिसको कि ब्रोकर या सब ब्रोकर या डीलर के नाम से जाना जाता है। दे मेंटेन द रेगुलर और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। वो हमेशा उन लोगों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं जो कि आपकी कंपनीज में या जो प्रॉम्प्ट लेवल पर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। उससे अलग वो कहता है
3 सेवाएं और हैं जो कि आपकी NIM देती है। वो 3 सेवाएं, 3 फंक्शंस और कौन कौन से हैं? इट फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स। वो कहता है जो आपके सेवर्स होते हैं वो आपको एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाते हैं। मींस जो आपके पैसा जमा करने वाले लोग होते हैं वो आपको पैसा एज अ फंड में भी देते हैं, वो आपको कम मात्रा में शेयर्स देकर आपको फंड अवेलेबल कराते हैं जिससे कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरा, इट इज़ हेल्प्स इन रेजिंग द रिसोर्स फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ का बढ़ाना चाहते हैं या उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं या उसका आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, उसको घटाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपकी जो NIM मार्केट है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प इन द कन्वर्जन्स ऑफ existing proprietorship और द पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू द पब्लिक लिमिटेड। इस तरह के कन्वर्जन जो कि पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक होते हैं, इस तरह के कन्वर्जन करने में भी जो आपकी NIM है वो काफ़ी मात्रा में आपकी हेल्प करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आपके न्यू इशू हैं उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। ओके।